गद्य विभाग के अंतर्गत आज हम तस्सत कहानी देखने वाले हैं, जिसके कहानीकार है जैनेन्द्र कुमार। आइए कहानी देखने से पहले संक्षिप्त में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी विधा का महत्व क्या है यह देखते हैं। कहानी यह विधा गद्य साहित्य की रोचक विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना कहानी विधा की विशेषता होती है। केवल मनोरंजन करना कहानी का उद्देश्य नहीं होता। मानवीय मन की भाव भावनाओं का सटीक चित्रण, समाज की कुरीतियां, रूढ़ी परंपरा का विरोध तथा नए समाज के निर्माण की प्रेरणा यह कहानी का उद्देश्य होता है। आधुनिक काल की शुरुआत प्रेमचंद जैसे कहानीकार से हुई, जिन्होंने एक से बढ़कर एक कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य का दालन समृद्ध किया। उनकी प्रेरणाओं से आज तक कहानी विधा साहित्य में प्रवाहित है। ज्ञान, मनोरंजन, जानकारी, उपदेश, संदेश आदि सभी से कहानी ओतप्रोत होती है। दिलचस्प तथा रोचक ऐसी कहानियां जीवन के यथार्थ स्पष्ट करती हुई हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। आइए तस्सत कहानी के बारे में देखते हैं। तस्सत यह जैनेन्द्र कुमार की एक प्रतीकात्मक कहानी है। कहानी देखने से पहले कहानीकार का परिचय भी हमें संक्षिप्त में देखना होगा। कहानीकार है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा छोड़ दी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियां किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्वों को जगाती है जो जीवन की समस्याओं की अतल स्पर्शी गहराइयों में सोई रहती है। आप पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देखिए। त्यागपत्र, कल्याणी यह इनके उपन्यास है। पाजेब वातायन, नीलम देश की राजकन्या यह इनके कहानी संग्रह है। पाप और प्रकाश यह इनका नाटक है। मेरे भटकाव, ये और वे यह इनका संस्मरण है। साहित्य और संस्कृति यह इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। अब कहानी विधा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कहानी यह साहित्य की एक रोचक विधा है। उसी प्रकार साहित्य में कहानी का एक अपना अलग स्थान है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता होती है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियां, रूढ़ी परंपरा, आडंबर को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब तस्सत कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या सीख देते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पाठ यानी कि तस्सत कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक है। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़, पौधे, पशु पंछी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। सभी का अस्तित्व सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है। सभी अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ शक्तिमान है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी महान नहीं और कोई भी नीचा नहीं है। देखते हैं कहानी का सारांश, यानी कि तस्सत कहानी का सारांश तथा उद्देश्य क्या है यह हम देखते हैं। तस्सत कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। ये तो ऊपर मैंने कहा ही है। तस्सत का अर्थ क्या होता है, तो वही सत्य है, यह इसका अर्थ है। कहानी में प्रमुख पात्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि आई है। इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु है वे सभी महत्वपूर्ण हैं। इन जीव जंतु वनस्पति जैसा ही मनुष्य भी सृष्टि का केवल एक हिस्सा है। अपने बुद्धि, ज्ञान तथा शक्ति पर अहंकार करने वाला मनुष्य
स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, परंतु यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती है। आइए कहानी का जो सारांश है वह कहानी का सारांश हम देखते हैं। सबसे पहले हम यह कहानी में देखा है हमने कि कहानी में दो शिकारी शिकार करने हेतु जंगल में पहुंच गए, परंतु वे आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि इसके पहले कभी भी इन दो शिकारियों ने ऐसा घना जंगल देखा ही नहीं है। उसे देखकर वे आपस में क्या कहते हैं, देखिए जरा। ओह, कैसा भयानक जंगल है, दूसरे ने कहा, और कितना घना। कुछ देर बातें करके वे दोनों शिकारी आगे चले गए। उनके चले जाने के पश्चात शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़दादा, अभी तुम्हारी छांव में कौन थे? वे चले गए? बड़ ने कहा, हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजीब मालूम होते थे। बड़दादा ने कहा, इन्हें आदमी कहते हैं, इनके पत्ते नहीं होते, अपने दो पैर यानी शाखाओं पर ही ये तने तने चलते हैं। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते? बड़दादा ने कहा, नहीं, हमारी तुम्हारी तरह इनकी जड़ें नहीं होती, केवल ये इधर उधर चलते हैं। उन्हें बढ़ना नहीं आता, बिना जड़ से ही वे न जाने कैसे जीते हैं। इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, और जिसके तन पर कांटे थे, वह बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, यह बताओ किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक ऐसे वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयानक वन को देखा है क्या? शीशम ने कहा, हाँ, सुना तो मैंने भी था। दादा, बताओ ना, वन क्या होता है? बड़ दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, इस भयावने वन को मैंने भी आज तक नहीं देखा। सभी जानवरों को मैंने देखा है, जैसे शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, परंतु वन नामक जानवर को आज तक मैंने देखा नहीं है। मालूम होता है शायद वन यह शेर चीतों से भी डरावना होता है। बड़दादा ने कहा, परंतु हमारी तो सबसे प्रीति है। उसके पश्चात बबुल ने कहा, दादा, मेरे पास तो इतने कांटे हैं, पर वे आदमी तो वन को भयावना कह रहे थे। बड़दादा ने आगे कहा, होगा भाई, क्योंकि आदमी टूटी टहनी से आग की लपेट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है, यह हमने अपनी आंखों से देखा है, पर वन की लाश हमने कभी देखी नहीं, वह जरूर ही खौफनाक होगा। इस तरह उनमें बातें होने लगी। आसपास के पेड़, साल, समेर, सीरम बातचीत में शामिल हुए। वन के बारे में किसी को कुछ मालूमात नहीं थी, परंतु उसका डर सबको था। इतने में पास खड़ा बांस बोला, मुझे बताओ, क्या बात है? मैं पोला हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं। बड़दादा ने कहा, बताओ, तुम वन को जानते हो? बांस ने कहा, शायद मेरे अंदर जो पोली है उसके अंदर हवा वन 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 करती घूमती है, पर वह ठहरती नहीं। बड़ ने झट से कहा, वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे हो। तुम भरे होते तो झुकना जानते। सबने तय किया, धरती पर बिछी घनी घास जानती होगी वन क्या है। घास को पूछा गया, बताओ घास, वन क्या है? तब उसने उत्तर दिया, दादा, मैं वन को नहीं जानती, मैं तो लोगों के जड़ों को ही जानती हूँ। पदस्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है, जिससे कौन अधिक दुखियारा है यह मैं जान सकती हूँ। बुद्धिमती घास भी वन के बारे में कुछ न बता सकी। कुछ देर पश्चात वहां पशुराज सिंह पधारे। उन्हें भी बड़दादा ने वन के बारे में पूछा और कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है, वह भयानक होता है। उस वन से तुम्हारी कभी मुलाकात हुई है क्या? बताओ, कैसा होता है वह? शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ, उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसे चीर फाड़ कर रख दूंगा। बड़दादा ने कहा, तो आज तक वन के साथ तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं हुआ? शेर ने कहा, अरे मुकाबला होता
तो वह जीता बचता क्या? अभी कहता हूँ, अगर है वन तो सामने आ जाए, उसे मैं खुली चुनौती देता हूँ। उसके उसकी घोर गर्जना से चहुं ओर आतंक फैल गया। सिंह ने फिर गर्व से कहा, आप सब निर्भय रहिए, आसपास अगर वह होता तो दिखाई देता। मैं आपकी रक्षा के लिए तैयार हूं। बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मैं सदियों से यहाँ रहता हूँ। वन होता तो दिखता अवश्य, पर दो शाखाओं के आदमी मेरी छांव में बैठकर वन की बात किया करते थे। लगता है ये बड़े जड़ के आदमी हमसे ज्यादा जानते हैं। सिंह ने झट से कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ, लेकिन आदमी बड़ा चालाक होता है, धोखेबाज भी होता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। सभी को ऐसा लगा सिंहराज को डरकर वन धरती के अंदर छिपकर रहता होगा। इसका रहस्य शायद सांप जानता हो। सौभाग्य से सांप वहां से जा रहा था। बड़दादा ने सबके आग्रह के कारण उसे रोका और कहा, हे नागराज, हमें बताओ, वन कहाँ रहता है? वह स्वयं क्या करता है? तुम्हारा धरती के नीचे आना जाना रहता है, तुम्हें वन पता है? सांप ने कहा, आप ठीक कहते हो बड़दादा, मेरा धरती के सारे गर्त को जानता हूं मैं, वहां ज्ञान की खान है। लेकिन यह तुम जिस वन की बात कर रहे हो ना, शायद आज तक वह वन मुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे मालूम नहीं है वन क्या होता है। शायद जिस वन की तुम बात कर रहे हो ना, वह बनावटी चीज है। ऐसा कहकर सांप चला गया। वन के संदर्भ में बहुत चर्चा हुई, पर वन का जानकार कोई मिला ही नहीं। अंत में सबका यही कहना था, दो टांग वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है, उसने ही वन की बात बनाकर कही है। सच में वन है ही नहीं? यह प्रश्न अनुत्तरित था। बड़दादा ने सबको तसल्ली दी, भाइयों, उन दो टांग वाले आदमी को आने दो, उन्हें ही वन के बारे में हम पूछते हैं, मैं खुद पूछूंगा। कुछ दिन पश्चात एक दिन फिर से वे शिकारी उसी जगह आए। जंगल उन्हें देखकर जाग उठा। सभी में आदमी को विरोध दर्शाया। आदमी को संकट दिखाई देते ही उन्होंने बंदूक संभाली। यह देखकर बड़दादा ने आदमी को कहा, भाई आदमियों, तुम अपने पास की इन पोली चीजों को जरा नीचे रख दो और यह बताओ वन कहाँ है? आदमियों ने कहा, यह वन ही तो है। सबने एक साथ सवाल किया, यहाँ कहाँ है वन? अरे तुम हो, मैं हूं, यह है, वह है, फिर वन कहाँ है? तुम लोग झूठ बोलते हो, धोखेबाज हो, स्वार्थी हो, खत्म कर दो इनको। आदमी डर गए। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। सतर्क होकर बड़दादा बोला, सुनो आदमियों, सुनो, तुम अगर झूठ साबित हुए तब तुम्हें मारा जाएगा। बताओ वन कहाँ है? दोनों आदमियों ने कहा, हम सब यहाँ है, वही तो वन है। बबुल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, अरे यह सीरम, यह साल है, यह समेर है, यह घास है, यह हमारे सिंहराज है, यह पानी है, वह धरती है, वह छां देने वाला बड़दादा है, फिर वन कहाँ है? आदमी ने कहा, यह सब कुछ ही वन है। इस पर गुस्से भरे जानवरों ने कहा, ठीक से बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आदमी डर गए। एक ने कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। एक साथ सभी शोर करने लगे, झूठ झूठ, मैं तो बांस हूं, वन ही, और मैं तो घास हूं, मैं तो शेर, मैं सांप, वन कहाँ है? बीच में बड़दादा और आदमियों में कुछ बात हुई। पुरुष विशाल वृक्ष पर चढ़ता दिखाई दिया। वहां दो नए पत्ते खुले आसमान की तरफ मुस्कुराते दिखाई दे रहे थे। पुरुष कुछ कह रहा था। यह दृश्य सभी देख रहे थे। आदमी नीचे आया और वनचरों के समकक्ष खड़ा था। बड़दादा स्थिर शांत थे, मानो सहसा
उनकी समाधि टूटी, वे जागे। उन्हें कोई अनुभूति हुई? सब और बस मौन ही मौन था। उसे मग्न करते दादा ने कहा, वह है, वह है, वह है। सबको पता चला। सबने कहा, हम सब यानी वन है। और यहाँ पर हमारी यह कहानी खत्म होती है। प्रस्तुत कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। तत्सत यानी वही सत्य है। इस चराचर सृष्टि में निर्माता का प्रतीक वन है। वह सबसे समाया हुआ है, वह सब में समाया हुआ है। यही सबका निर्माता है। बस उसके ही आदेशों पर यह सृष्टि चलती है। हम नाम मात्र है। लेखक यहाँ पर एक संदेश देना चाहते हैं। मनुष्य बुद्धिमान होने के कारण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। उसे अपने आप पर गर्व है। उसका यह अहंकार उसके विनाश का कारण हो सकता है। यह मनुष्य कब समझेगा? प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पंछी, इसके साथ मनुष्य सभी एक जैसे हैं। सभी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सभी का अस्तित्व इस जगत में महत्वपूर्ण ही है, परंतु सृष्टि ही सर्वश्रेष्ठ है और यही अंतिम सत्य है। यह हमें स्वीकारना ही चाहिए। हमारा अलग ऐसा ना ही अस्तित्व है और ना ही महत्व। और यही संदेश प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार यहाँ पर हमें देना